देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। नमस्कार। ड्रैगन को मालूम है 2020 का भारत बलवान है, इससे उलझना, इससे जीतना आसान नहीं है, नामुमकिन है। मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आप सभी का स्वागत है। चीन का हर गुमान आसमान से जमीन पर आ चुका है। चीन की हर चाल को बेनकाब करने के लिए भारत ने कई मोर्चों पर उसकी घेरेबंदी शुरू कर दी है। बौखला गया है चीन, भारत से बातचीत करने के लिए अब गिड़गिड़ा रहा है। आपको इस वक्त की सबसे अहम खबर सबसे पहले बता देते हैं। LAC पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत जारी है, जिसमें दोनों देशों के कोर कमांडर लेवल के अधिकारी शरीक हैं। यह बैठक LAC पर मोल्डो में चल रही है और अभी तक की खबरों के मुताबिक भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए चीन से गलवान झड़प का मुद्दा उठाया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सबसे पहले LAC पर 5 मई वाली स्थिति को बहाल किया जाए, तभी किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी। इस वक्त भी बातचीत चल रही है और बातचीत में भारत डोमिनेट करता हुआ अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर सीमा विवाद को भारत और चीन बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में चीन का विरोध जमकर होने लगा है। चीन के खिलाफ गुस्सा है, हर हिंदुस्तानी के दिल में यह गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। 15 जून की गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद पूरे भारतवर्ष में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। लोग अब चीन के किसी सामान को अपने करीब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन से सीमा विवाद के विरोध में उनके सामान जलाए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी सामान के आयात में 1 लाख करोड़ तक की कमी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुंबई में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने घाटकोपर इलाके में चीनी सामान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और इससे पहले भी अड़ी में हम आपको ये बता चुके हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक सामानों की सूची जारी की थी कि किन किन सामानों को आप उसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं जो चीन से आए हुए। लेकिन अभी क्या स्थिति है, और खास तौर से गलवान में 15 और 16 की जो दरमियानी रात थी, उसमें कहां पर क्या हुआ, उसके बाद क्या स्थिति है, और अब पैंगोंग त्सो झील के पास क्या हो रहा है, ये बताने के लिए आपके समक्ष ये सैटेलाइट इमेज प्रस्तुत है, जिसमें आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का इलाका है। LAC के इस तरफ ये असल में आपको दिखाई दे रही है पैंगोंग त्सो झील, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फिल्मों में भी कई बार यहां शूट किया गया इसको। नीला पानी, नीला आसमान, ऐसा लगता है स्वर्गिक है। लेकिन किसी ने बहुत खूबसूरत लाइनें इस झील के बारे में कही हैं कि ये स्वर्गिक रूप से सुंदर तो है, लेकिन यहां रहा नहीं जा सकता। बहरहाल, इसमें से कौन सा हिस्सा भारत की तरफ और कौन सा चीन की तरफ रहा है और अभी स्थिति क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। LAC के इस तरफ कुल मिलाकर ये पैंगोंग त्सो झील जो है ये 135 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। मतलब सबसे ज्यादा जहां पर इसकी चौड़ाई है वो 5 किलोमीटर है, और इसमें से इधर का हिस्सा करीब 45 किलोमीटर का है। ये हिंदुस्तान की तरफ है LAC में, और LAC में इस तरफ का हिस्सा करीब 90 किलोमीटर का ये चाइना की तरफ है LAC में। लेकिन अभी तक क्या होता रहा है और अभी क्या स्थिति है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है फिंगर 4 का इलाका पैंगोंग त्सो में। जानबूझकर हमने आपको दिखाया था ताकि आप ये समझ सकें कि 4 और फिर इधर फिंगर 1 और इधर फिंगर 8 तक क्या स्थिति है। ये देखिए, असल में फिंगर जब हम कहते हैं वो पहाड़ जिसके नीचे ये झील है, उसकी जड़ें एक तरह से समझ लीजिए वो इस तरह से अलग अलग हिस्सों में उंगली की तरह बटी हुई हैं। फिंगर नंबर 1, इसको माउंटेन स्पर भी कहते हैं अंग्रेजी में। फिंगर नंबर 1, 2, 3, 4 ये हिंदुस्तान की तरफ रहा है। फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक विवादास्पद रहा है कि ये किसकी तरफ जाएगा, चीन की तरफ या फिर हिंदुस्तान की तरफ। और फिंगर नंबर 8 से आगे ये चाइना की तरफ रहा है। इसको लेकर कोई विवाद नहीं था कि 8 के आगे चाइना रहेगा और इधर हिंदुस्तान है 4 से इधर। लेकिन 4 से 8 के बीच में
ये था कि दोनों ही तरफ के लोग आते थे, पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन किसी ने यहां पर बिल्डअप नहीं किया था, किसी ने यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था। ये है फिंगर नंबर 1, ये दिखाई दे रही है, ये है फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3, ये यहां पर आईटीबीपी की एक पोस्ट है, यहां पर एक बेस है, यहां से बेस से पेट्रोलिंग शुरू होती है। फिंगर नंबर 5, 6, 7 और 8 की तरफ भारतीय सैनिक कभी बोट के जरिए तो कभी पैदल ही मार्च करते हुए आते हैं। यहां तक आने का रिवाज रहा है और यहां से ये देखने के बाद कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बिल्डअप नहीं हुआ है, वापस लौट जाते रहे हैं। लेकिन 1999 में जबकि करगिल का युद्ध चल रहा था, तब सबसे पहले चालबाज चीन ने यहां फिंगर नंबर 8 से लेकर फिंगर नंबर 4 तक कच्ची रोड बनाई और अब यह कहा जा रहा है कि उस कच्ची रोड के ऊपर उसने तारकोल भी बिछा दिया है और यहां पर उसकी गाड़ियां आती हैं, यहां पर उसने पोस्ट्स बना लिए हैं और न सिर्फ यहां पर झील के एकदम किनारे, बल्कि ये जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड एडवांटेज बहुत होता है, 15,000 मीटर की ऊंचाई पर ये जगह है और यहां पर ऊपर अगर कोई ऑल्टीट्यूड में चला जाता है तो नीचे के लोगों के ऊपर उसको मिलिट्री एडवांटेज मिलता है। यहां हाइट्स में भी वो चला गया है, ऐसा कहा जा रहा है। पैंगोंग त्सो में ये जो उसने बढ़त बनाई है, ये करीब करीब 8 किलोमीटर की कही जा रही है, जबकि उधर गलवान एरिया में ये बात स्पष्ट है कि वो इलाका जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर क्लैश हुआ था, वहां से अब दोनों ही तरफ दूरी बनाकर, बल्कि भारत ने उधर होल्डिंग रखी हुई है, चीन पीछे चला गया है। लेकिन पैंगोंग त्सो में उसने न सिर्फ यहां बिल्डअप कर लिया है, उसके टेंट्स हैं, उसने पोस्ट बना लिए हैं, उसने ऐसी झोपड़ियां भी बनाई हुई हैं जो पहले से बनाई होती हैं, जिनको लाकर फिक्स कर दिया जाता है, बल्कि उसने रोड भी बना लिया है और ये स्थिति चिंताजनक है। लेकिन इस वक्त कोर कमांडर्स की बैठक हो रही है जिसमें हिंदुस्तान ने यह साफ कर दिया है कि अब जब तक पहले वाली स्थिति स्टेटस को एंटे बहाल नहीं होगी, तब तक आगे कोई बातचीत नहीं हो सकती। डिसएंगेजमेंट, डिस्कलेशन के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी चाइना की तरफ से नहीं किया जा रहा है जो कोऑपरेशन के लेवल पर आए। आगे हम आपको यह भी दिखाएंगे कि चाइना ने किन किन करारों का उल्लंघन किया। लेकिन फिलहाल आज के सबसे मखसूस मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जिनके बारे में कहा जाता है कि आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, आप उन्हें नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के सांसद, पेशे से वकील और लोगों की जुबान पर रहने वाले, कुछ पसंद करते हैं कुछ नापसंद, लेकिन खारिज कोई नहीं कर सकता। GVL नरसिम्हा राव दूसरी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले असद, आपसे शुरुआत करूंगा। मौजूदा स्थिति, आपका आकलन, टिप्पणी आपकी। हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हमको शामिल किया जाना चाहिए था, हमारी बातें सुनी जानी चाहिए थी। देश के सामने साफ तस्वीर नहीं रखी जा रही है, आपने व्हाइट पेपर की भी मांग की। क्या चाहते हैं आप? देखिए, जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, 5 मई को मालूम हुआ कि गालवान वैली में चीन की फौज घुस चुकी है। फिर 9 मई को मालूम हुआ कि नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है। फिर 17 और 18 मई को पोंगसोंग सू लेक का आपने अपनी जिक्र किया कि चीन फिंगर 4 और 8 के दरमियान में अपने स्ट्रक्चर्स को बना चुका है। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से पहले आप और हमने देखा कि 15 और 16 जून की रात को हमारे 20 सिपाही को जान से मार दिया गया, जिसमें से कमांडिंग ऑफिसर की भी मौत हुई, सर पर मारा गया। 3 हमारे सिपाहियों की गर्दन पर वार थे, 3 के चेहरे इतनी बुरी तरह जख्मी मारा गया, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाई? अगर बुलाई तो फिर उनको इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा कि ना तो कोई हमारी टेरिटरी में घुसा है, ना कोई वहां पर अभी है और ना हमारा कोई पोस्ट कैप्चर किया गया है। अब आप एक सीक्वेंस देखिए कि 2 जून को राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि चीन की फौज घुस चुकी है हमारे बॉर्डर में। फिर 17 जून को MEA का स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो लोग वहां पर पोस्ट बनाए हैं।
और फिर प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है कि वहां पे कोई गया ही नहीं, ना तो वहां पर कोई है, ना कोई पोस्ट है। हम प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे कि प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने पूरे स्टेटमेंट में चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे थे? चीन का नाम तक नहीं लेते हमारे देश के प्रधानमंत्री। वो तो चीन घुसा है ना, कोई भूटान या नेपाल की फौज तो नहीं घुसी है, जिसकी वजह से हमारे 15-20 सिपाहियों की मौत हुई है, कमांडिंग ऑफिसर की, नंबर 1 ये। दूसरा ये कि आज आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि हमारे मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख के एक चाइना के मेजर जनरल से आज भी मुलाकात कर रहे हैं। तो क्यों मुलाकात हो रही है? अब तक जब से ये सिलसिला शुरू है 24 मीटिंगें क्यों हुई है? अगर चीन कब्जा नहीं कराए भारत की टेरिटरी पर तो क्या मीटिंग हो रही है? और फिर हैरत अंगेज तकलीफदेह बात यह है कि 20 सिपाही हमारे मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार मीटिंग करती है। किस बुनियाद पर मीटिंग कर रही है? क्या चीन ये इस पर अपनी शर्मिंदगी का, अपने अफसोस का या अपनी माजरत का इजहार किया है? तो ये तमाम चीजें, इसलिए हमारा मानना यह है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, ये कहने से डरते हैं कि आपने फिंगर का जिक्र किया, जनाब श्याम शरण साहब जो उस जगह का पैदल चलकर वॉक कर उन्होंने इस इलाके को देखा, जो चीन का माहिर है इस देश में, आज अपने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में आर्टिकल में लिखता है कि फिंगर 4 और 8 के दरमियान में चीन अपने स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया है और सरकार जी ये खबर आई और हमने बताया भी असद जी, और इसका जवाब अब जीवीएल नरसिम्हा राव से लेते हैं। चीन का जिक्र क्यों नहीं, वो स्थिति क्यों बताई जा रही है जो लोगों को हजम नहीं हो कि अगर इधर लोग आए ही नहीं थे, कोई बवाल था ही नहीं, तो फिर सेना के हमारे जवान उन्होंने शहादत क्यों दी? अगर सब कुछ ठीक ही बताया जा रहा है तो बवाल किस बात का है? ये विरोधाभासी बातें क्यों हो रही हैं? जीवीएल नरसिम्हा राव। कहीं विरोधाभास नहीं दिनेश जी, यह कई नेता, हमारे विपक्ष के नेता अपनी ही बातों को सुनना पसंद करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का या देश की सरकार का विवरण को या उनके बातों को ध्यान नहीं देते हैं, और दुश्मन की और जो भारत की विरोध करने वाले लोगों की बहुत बारीकी से सुनते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं। सबसे पहला ओवैसी जनाब का जो बयान है वो गलत है। चीन का नाम प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है, नहीं लिया है। आपने ओवैसी जी आपने सुना नहीं बयान को, और एक बार सुन लीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस मीटिंग में जो कहे, जो पूरे टेलीविजन पे चला, उसको सुन लीजिए। चीन का नाम बकायदा लेकर के प्रधानमंत्री जी बोले थे, एक नहीं 2 बार लेकर के। तो इसलिए ये झूठ फैलाने का काम न करें और सब कुछ सुनने का धैर्य रखें। दूसरी बात, ये आप अपने ही झूठों को या जिनके झूठ को आप प्रमोट करते हैं आपके ट्विटर हैंडल पर और अन्य जगहों पर, आप उसी को विश्वास करके हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, केवल चीन की बात मानेंगे, उनके प्रचार को हम बढ़ावा देंगे। ये आपका लोकतंत्र में आपका अधिकार है, लेकिन भारत की जनता नकारती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल 100% सच है। हमारे देश में एक किसी भी जगह पर कोई अभी घुसा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। यदि आपको ये विश्वास नहीं होता है तो खुद जाकर चेक कर लीजिए। लेकिन देश की सेना मानती है, देश के सेना ने ये ब्रीफिंग दिया है। MEA ने जो कहा, ये जो झड़प हुआ ये LAC पर हुआ है। क्यों समझ में नहीं आती है? हमें नहीं समझ आता है। तो आप कोई पत्रकार कोई दिल्ली में बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ लिख रहा है, आप उसको लेकर बड़ा बवाल मचाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल जो सरकारों ने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन को गंवाया हो, आप ऐसे पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं जो आपको शोभा नहीं देती है। तो इसलिए आपने जो कहा, और जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, MEA ने जो कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा, बिल्कुल एक ही बयान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। और जहां तक फिंगर 4 और फिंगर 8 की जो आप बात कर रहे हैं, वहां 2008 में ही जब आप UPA सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब फिंगर 6 पर नेवल बेस बनाया चाइना ने, एक राडार स्टेशन बनाकर पूरे फिंगर 4 तक वो पूरे उसको राडार से वो देख रहे थे। आपको तब समझ नहीं आई,
कच्ची सड़क जब सरकार को, कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, फिंगर 4 तक जो कच्ची सड़क की दिनेश जी ने अभी जानकारी दी, वो उस समय बना है, आपको तब दिखाई नहीं दी। तो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हमारी पेट्रोलिंग होती रही, जवाब ले लेते हैं, आगे भी होकर रहेगी। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि आपको हर किसी व्यक्ति की बातों पर तवज्जो देना है असद साहब, लेकिन इस मुल्क का मुखिया जो कह रहा है उसकी बातों पर आपको यकीन नहीं है और ये सेना के मोराल पर भी असर डालता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की जबान से लफ्ज चीन निकला इस हमारे 20 सिपाहियों के मरने के बाद आप दिखा दीजिए। नहीं, मैंने ये देखा प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं टीवी 9 से कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मरतबा चीन का नाम लिया। ऑल मैं पार्टी ये कह रहा हूं के समय ऑल पार्टी देखिए मीटिंग में जो बयान दिए उसपे देखिए आप जब बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। मैंने जो कहा मैं उसको दोहरा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है सिवाय रेटरिक के, मगर मुझे बोलने दीजिए। आपने जो बातें उठाई हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि 25 जून को राजनाथ सिंह ने कहा टीवी इंटरव्यू में, उसका रिकॉर्ड है कि चीन की फौज बहुत ज्यादा तादाद में घुस गई। तो प्रधानमंत्री घुस गई नहीं है, तैनात है। तो घुसी है वो, उन्होंने, आप देख लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं तो फिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि वो नहीं घुसी? और फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग के बाद दूसरे दिन एमईए का स्टेटमेंट क्यों आया कि वहां पर चीन ने अपने वहां पर पोस्ट को लगाया था? प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों कहा? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो फिर हमारे सिपाही क्यों मारे गए? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर क्यों मारा गया? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे जीवीएल साहब, तो आज हमने हमारे चीन के जो मेजर जनरल थे, लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग क्यों हुई? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो 20 मीटिंगें क्यों हुई? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या सैटेलाइट के इमेजेस झूठ कह रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में आज हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? बताइए आप, क्या प्रधानमंत्री ने सच कहा तो क्या, सुनिए, अगर प्रधानमंत्री ने सच कहा तो क्या प्रधानमंत्री ने, किसने इजाजत दी प्रधानमंत्री को कि पूरा गलवान वैली वो चीन को दे दिए? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो फिर क्या चीन की पूरी मीडिया प्रधानमंत्री के बयान को मुबारकबाद दे रही है? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या श्याम शरण झूठ कह रहा है? बताइए, जो वो श्याम शरण जिसने अपने जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से चीन के लिए जवाब ले लीजिए असदुद्दीन ओवैसी, जवाब ले लीजिए प्लीज। ठीक है, बोलिए जी। जीवीएल नरसिम्हा, आपके पास जब जानकारी नहीं थी, आप किसी के झूठ को मान रहे थे या किसी के झूठ को आप आगे कर रहे थे, ये देश समझ सकता है क्योंकि आपकी अपनी राजनीतिक इंटरेस्ट भी है। लेकिन देश के सामने जब पूरे तथ्य आ गए, उसके बाद भी उसी कैसेट को वापस रिपीट करना और बातों को तोड़ मरोड़ कर कहना, कभी भी रक्षा मंत्री जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने पॉइंटेड सवाल रखे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, एक-एक करके जवाब लेते हैं। पहले मुझे बोलने दीजिए, मुझे उनके बातों का जानकारी जो उन्होंने पॉइंट वाइज सवाल है, पॉइंट वाइज जवाब दे दीजिए। वही सब पॉइंट वाइज दे रहा हूँ। जब रक्षा मंत्री, आपने रक्षा मंत्री का जिक्र किया, मैं क्या कर रहा हूँ, रक्षा मंत्री ने ये कहा कि उनकी बड़ी तादाद में उनकी सेना का वहां सेना है, पर ये नहीं कहा कि भारत के अंदर घुसी हुई है। एक बयान दिखा दीजिए, उनकी सेना उनकी बॉर्डर पर तैनात है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उनकी तरफ बड़े संख्या में तैनात है, इसलिए हमने भी बड़ी संख्या में लोगों को भेजा है। और झड़प इसलिए हुआ, ये इंसिडेंट इसलिए हुआ, हमारे 20 सैनिक इसलिए शहीद हुए क्योंकि हमने, आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे, ऐसे पार्टी के सरकार की तरह नहीं, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत शक्ति के साथ इसको रोकने का प्रयास किया, रोकने में सक्षम हुए। लेकिन इस झड़प में हमारे सैनिक ये अपने जान को सैक्रिफाइस किए, बट वहां भी उस तरफ भी हमने 43 लोगों को मारे हैं। आपको वो नहीं दिखता है क्योंकि हमने आपकी सरकारों की तरह नहीं, हमने पूरी शक्ति, पूरे आर्मी को हमने पूरी शक्ति दी है, पूरे उनको सभी तरह के फैसले लेने के लिए हमने उनको अधिकृत किए हैं।
हमने उनको प्रदान किए हैं, तो आपकी सरकार की तरह नहीं है। झड़प नहीं होता, हम आंख बंद करके जीवीएल नरसिम्हा राव, आपने ये जो बात कही है इस पर मैं उधर रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा। क्या ऐसा भी हुआ है कि ऑल पार्टी मीट में कुछ एक पार्टीज को नहीं बुलाया जाना भी ठीक नहीं था क्या? जब आप बुला रहे थे तो सबको बुलाते, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ही बुलाते, आरजेडी को बुलाते, आम आदमी पार्टी को बुलाते, तो ये असंतोष की क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, और हम कुछ कहना चाहते थे वो वहां पर नहीं कह पाए, ये सब नहीं होता क्या? मैं ऐसा नहीं मानता हूं दिनेश जी, क्योंकि जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिल रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो उसमें बिल्कुल कोई ना कोई क्राइटेरिया रखकर उसको सीमित रखने की एक आवश्यकता थी। बट लेकिन मैं ये भी मानता हूँ ओवैसी जी जो भी बात कहते हैं ये देश सुनता है, तो इसलिए उनको ऐसा महसूस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अलग से भी पूछ सकते हैं, वो मीडिया के माध्यम से भी पूछते हैं। बट लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास अब मैं जाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने सुना अभी जीवीएल नरसिम्हा राव ने क्या कहा, और दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि ये वक्त मुफीद है क्या सरकार से इस वक्त, जबकि वो पहले ही चैलेंज से निपटने में लगी हुई है, साइमल्टेनियसली यहां संसद के बाहर सवालों का उठाया जाना, संदेह दिखाया जाना, ये शुभा दिखाया जाना ठीक है क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब? देखिए, जहां तक देश की बात आएगी, मैं देश का वफादार हूं और रहूंगा। मैं मोदी का वफादार न कभी था, न इंशाअल्लाह कभी रहूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने कहा, अंग्रेजी में कह रहा हूं कि लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स क्रॉस इंडियन एलएसी। आप मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो वीडियो दिखा दीजिए, अगर वो नहीं है तो मुझे बुलाइए, मैं माफी चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह का वाहियात किस्म का बयान दिया, जिसको मैं मुतालबा करता हूं, डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में जो उन्होंने बयान दिया उसको उनको इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ना अपने एमईए के साथ हैं, ना प्रधानमंत्री अपने डिफेंस मिनिस्टर के बयान के साथ हैं। चौथी बात, हमारे 20 ये सिपाही को चीन ने मारा, कहां पर मारा बताइए, किसने मारा? हमारी जमीन पर मारा। सुनिए, नहीं, एक सेकंड, आप जो कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताता हूं जो जानकारी में लोगों की लाया गया। असद साहब, उसमें यह कहा गया कि जब ये बात हुई कि डिसएंगेजमेंट होगा, अब दोनों तरफ डेस्केलेट किया जाएगा, तो ये तय किया गया कि वो जो पेट्रोल पॉइंट 14 है उसके दोनों ही तरफ 2 किलोमीटर तक सेनाएं नहीं रहेंगी और वहां पर जाकर ये बात करेंगे। लेकिन वहां से हटने के बजाय वहां पे टेंट रखा गया, इसको लेकर ऐतराज किया गया हमारे कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, और इसमें फिर दोनों तरफ से झड़प हुई। सुनिए, जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी वो सिर्फ गालवान रिवर वैली के बारे में हुई थी, पोंगसोंग लेक के बारे में नहीं हुई थी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस जगह पर हमारी फौज को मारा गया वो भारत की टेरिटरी थी। अगर जीवीएल ये कह रहे हैं कि वो टेरिटरी नहीं थी तो फिर उनको क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया? मैं ओवैसी जी, आप बिल्कुल इसको समझ रहे हैं, लेकिन पैंगोंग त्सो जिसको लेकर अभी सवाल किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, कृपया उसका ग्राफिक्स दिखाएं और दोनों मेहमानों को साथ में स्क्रीन पर रखें। सुनिए, ओवैसी जी, मैं कह रहा हूं, चाइनीज पीएलए के द्वारा, देखिए जीवीएल नरसिम्हा राव, जब आप बोल रहे थे मैं सबर के साथ आपकी तमाम गुफ्तगू को, जो वाहियात भी थी, मैं सुन रहा था। आपकी बात हो गई इसलिए मैं बोल रहा था। आप नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चीन ने हमारे 10 सिपाहियों को पकड़ लिया था, कितने दिन के बाद छोड़ा? वो जगह भारत की जगह है, एलएसी। और साथ ही साथ मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए कौन लोग थे जो रात के 9 बजे हथियारों के साथ तो भिजाया, मगर उनसे कहा कि गोली मत चलाओ। 20 लोग हमारे मारे गए, रात में भिजाते हैं।
आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? असद साहब, इसको लेकर तो करार हुआ है ना दोनों देशों के बीच सवाल में। मैं आप सवाल पूछ नहीं, रहे हैं, मैं जवाब भी दे दूं। पहले GVL आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर करूं कि वो चलिए। मेरा कोई के लिए नहीं है। जीवीएल जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आता हूं वापस आपके पास असद साहब। जीवीएल नरसिम्हा राव, क्लियर है। आपकी बातें आगे शामिल करेंगे, अभी तक की बातों का जवाब ले लीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं आप वैसी जी सुन लीजिए। तो हमारे तरफ हमारे एलएसी में आने की और पोस्ट को सेटअप करने की गलवान वैली में पोस्ट नंबर 14 में उनकी कोशिश हुई है। जिस कोशिश को रोकने के समय हम दोनों के बीच, हमारी और पीएलए के बीच ये झड़प हुई और उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, उसके भी अच्छे खासे मारे गए। पहले ये बात को आप मानेंगे नहीं मानेंगे? उनके 43 को भी उनकी तरफ से कैजुअलिटी हुई, ये हमारी बात है। आप तो लेकिन वो मानेंगे नहीं, आपको केवल राजनीति करनी है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, उस दिन और एमईए ने जो स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब केवल और केवल जो मीडिया में कुछ भारत विरोधी कुछ पत्रकार जो छपते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसी को पढ़कर और राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेते हैं। देश और दुनिया नहीं लेती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, ये स्वीकार करिए। और जहां तक फिंगर 4 टू फिंगर 8 की बात है, ये यहाँ केवल हम पेट्रोलिंग करते थे, वो भी पेट्रोलिंग ही करते थे। ये ही स्थिति, उनका सवाल ये है नरसिम्हा राव साहब कि क्या गलवान में जब ये चल रहा था उस वक्त का फायदा उठाते हुए, वहां पूरा अटेंशन लगा हुआ था हमारी फौज का, क्या उसका फायदा उठाते हुए यहां पैंगोंग त्सो में 4 से 8 के बीच में और ज्यादा बिल्डअप कर लिया गया क्या चाइना की तरफ से? नहीं, बिल्कुल ये झूठ है भाई। ये 1960 से ये प्रॉब्लम चल रहा है भारत का। उन्होंने 1950-60 में उन्होंने सड़कें, पक्की सड़कें बनाई। उनकी तरफ पोस्ट जहां है वहां तक उन्होंने 50 साल 60 साल पहले बनाए। हमने केवल और केवल मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको तेजी से हम काम कर रहे हैं। हम गलवान वैली तक हम अक्रॉस द रिवर वहां ब्रिज बना रहे हैं। इसको लेकर चीन को हो सकता है वो लोग थोड़ा इस सरकार को लेकर के, इस तैयारी को लेकर चीन में हलबली है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा आगे आने की कोशिश किया। बिल्डअप हुआ है उनकी तरफ अक्रॉस एलएसी, उनकी बॉर्डर के तरफ बिल्डअप हुआ है। इसको हम नहीं रोक सकते थे, पर लेकिन जो बफर जोन है वहां उस पर वो कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारे लिए वो मंजूर नहीं है। उससे वापस भेजने में ही असद, आपके सवालों का जवाब मिला कि वो बफर जोन में आकर जो कोशिश कर रहे थे कब्जे की, उसने हमको प्रॉम्प्ट किया और हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ये बफर जोन का वर्ड नहीं आया। ये इनकी फिर से नाकामी है। धोखा दे रहे हैं बफर जोन की बात करके। कौन सा बफर जोन है? आप सेना क्या अरे अगर आप मुझे बोलने देंगे या फिर अपनी आप बोलना चाहे तो बोलिए, मैं खामोश बैठता हूं। आप सुनिए ना, जब आप बोल रहे थे क्या PPP 14 पर हमारा कब्जा है नहीं है, क्या हम फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते नहीं कर सकते, क्या हमारा पोंगसोंगसू लेक के नॉर्दर्न बैंक पे चीन बैठा है या नहीं है, बता दीजिए। और अगर नहीं बैठा है तो फिर क्या बातचीत हो रही है? और अगर नहीं बैठा है भारत की जमीन पर तो हमारे मिग क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर के मिग की सॉटीज क्यों हो रही है? सर, श्याम सरन एंटी नेशनल नहीं है, अजय शुक्ला एंटी नेशनल नहीं है, मनु प्रभु एंटी नेशनल नहीं है, सुशांत सिंह एंटी नेशनल नहीं है। अगर एंटी नेशनल है तो चैलेंज कर रहा है, एक्शन लीजिए। तो आपने दो बातें कही असद जी, आपने दो बातें कही कि अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो बातचीत किसको लेकर हो रही है, और ये तमाम लोग एंटी नेशनल नहीं है जिनका आपने नाम गिनाया। लेकिन आपने चीन को लेकर जो कहा था कि प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीट के दौरान और बाद में चीन का नाम भी नहीं लिया, और आपने कहा था TV9 भारतवर्ष उसको सुनाए, वो सुन लेते हैं जरा, फिर आगे बात करते हैं। सुन लीजिए। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी
चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सुना आपने असद साहब, चीन के साथ हमने दोनों ही लेवल पर डील किया है। नाम सुना आपने, चीन आपने कहा नहीं लिया। क्या ने सुनिए आप अच्छा किए सुनाकर। क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा? सर अभी तो आप कह रहे थे कि चीन का नाम ही नहीं लिया, अब आप कह रहे हैं कि ये कहा लेकिन वो नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से नहीं कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को शहीद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? सर प्रधानमंत्री इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं? देखिए, जब हमारे पास पुलवामा हुआ तो हमने अपने 20-40 सिपाहियों को दिल्ली को लाया, और आज हमारे 20 लोग मरते हैं, एक यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता उनकी, जब चिताओं को जलाया जा रहा था उनकी लाशों को दिल्ली को नहीं आया। असद साहब ये जवाब मैं लूंगा, लेकिन अभी आपने देखा चीन का बाकायदे जिक्र हुआ। दूसरे मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने संसद में, आप लोग भी वहां मौजूद थे जब ये कहा कि अक्साई चिन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम इसको लेंगे। कम से कम ये इच्छा शक्ति अब तो दिखाई दे रही है, और शायद यही बात है कि चीन बौखलाया हुआ है। क्या आप इसको क्या बात कर रहे हैं आप? हमने गलवान वाली प्राइम मिनिस्टर ने तोहफतन दे दिया चीन को, आप अक्साई चिन की बात कर रहे हैं? नकालू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर नकालू, आ रहा हूँ जीवीएल, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जीवीएल साहब, आ रहा हूँ, आप बात करिएगा अपनी। जो 250 किलोमीटर रोड हम लोग शायद रिवर से बना रहे हैं, पहाड़ी पर चीन बैठा हुआ है, आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे सिपाहियों को चीन ने मारा नहीं मारा, अगर मारा तो प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सख्त अल्फाज में इसका जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री ये आइए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, सिपाहियों को मारा नहीं। देखिए, ये पहले आप हर एक बयान से आप एक बयान से भाग रहे हो ओवैसी जी, क्योंकि ये सच्चाई। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम नहीं लिया, जब ये मैंने कहा और आपने वीडियो में सुना आप किसी और की तरफ जा रहे हैं। पुलवामा को जवाब देने में समय लगा, और उनकी हमारी सेना की जो बहादुरी है और सेना का जो बलिदान है, ये 20 सिपाहियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या उसको आपको एग्जैक्टली समझाना पड़ेगा? और दूसरी बात, आपने आर्टिकल, आप अभी बहुत यूनिटी के अच्छे 1-1 किलोमीटर के लिए बहुत अच्छी भाषण दे रहे हैं, बट लेकिन जब हम आर्टिकल 370 को हटाकर इंटीग्रेशन करने के लिए कहा, आपने क्या कहा पार्लियामेंट में? आर्टिकल 370 नहीं हटनी चाहिए, ये आपने कहा हिस्टोरिकल ब्लंडर होगा। जब हम पीओके अपना कह रहे हैं, अक्साई चिन अपना कह रहे हैं, आप कश्मीर को भी हमारे साथ पूरे इंटीग्रेशन, इसके खिलाफ आप बयान देते हैं। भारत माता का जय कहने आपके लिए मुश्किल होता है, बट लेकिन आज हम पर सवाल उठाने लगे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की पाठ हमारे पढ़ाने लगे हैं। क्या हमें इस प्रकार की कोई सीख जरूरत नहीं है? हम कितने देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, हम कितने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कमिटेड है, देश जानती है। ये समय है आपको और कांग्रेस को प्रूव करने का, बार बार इस प्रकार के सवाल उठाकर। माननीय प्रधानमंत्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम देख रहे हैं, और ये आपकी बातें जीवीएल नरसिम्हा राव सुनी असदुद्दीन ओवैसी ने, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिहार रेजिमेंट के जवानों के लिए जब प्रधानमंत्री ने बात कही थी और देश के अमर बलिदानियों के लिए उन्होंने जब कहा था कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी हाँ व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी मैं असदुद्दीन ओवैसी को सुना देता हूं। हो सकता है कुछ एक चीजें उनसे मिस हो गई हों इस दौरान, लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा सुना है तो फिर आपने पहले कहा ना कि इसको लेकर कहना चाहिए था प्रधानमंत्री को कुछ। सुनिए, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 भारत के बेटों को मारा? बोल दीजिए ना, प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहते? चले जीवीएल को बोलिए प्रधानमंत्री से कहने के लिए। अरे भाई, आप उनकी लाशों को दिल्ली नहीं बुलाते, आप उनकी आखिरी रसूमात में, लास्ट फ्यूनरल राइट्स में कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता। प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग के स्टेटमेंट के बाद एमईए उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एमईए कहता है कि हाँ, उस जगह पर
चीन ने PPP 14 पर वहां पर आकर कब्जा किया था। अरे आप कितना धोखा देंगे? आप 370 की बात कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। क्या अक्टूबर 2019 में रॉ के चीफ ने जाकर लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख को नहीं कहा था कि चीन तैयारी कर रहा है घुसने की? क्या आईबी ने रिपोर्ट्स नहीं दी कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद चीन हरकत करेगा? क्या आप ये सबक भूल गए कि जब हमने अरुणाचल को स्टेट का स्टेटस दिया, जब चीन ने गड़बड़ की? अरे आपने ये गड़बड़ की है, आपकी वजह से चीन ने कब्जा किया है और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन के लोग तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, दो बातें, मैं जवाब लेता हूं आपकी कही हुई बातों का नरसिम्हा राव साहब से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप 2014 से पहले के 1947 से 2014 तक क्या क्या हुआ चीन के मुतालिक, क्या आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते? और क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद हमने इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी उस पर टाइमली एक्ट नहीं किया? बिल्कुल, अप्रैल 19 को आईबी ने रिपोर्ट दी, सैटेलाइट इमेजेस के साथ दी। 5 मई को क्या हुआ गलवान में, शार्क रिवर पर दुनिया जानती है। 9 मई को नकुला पास अरुणाचल में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आज आगे 2.5 किलोमीटर चीन बैठा हुआ है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग जवाब। पे चीन बैठा हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद टाइमली एक्ट नहीं किया गया, चीन पर हद से ज्यादा भरोसा किया गया क्या जीवीएल नरसिम्हा राव साहब? बिल्कुल झूठ है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, हमारे भारत के LAC के इस पार एक चाइनीज PLA सोल्जर हमारे यहाँ नहीं है। कहीं भी एक इंच भूमि का भी कहीं ऑक्यूपेशन नहीं है। आपके मन में ये बैठा हुआ है। आपकी जो बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति जो क्रोध है, वो इसको लेकर आप इस भाषा को, केवल ऐसे बयान को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, ये हकीकत है। 1 इंच भारत की जमीन किसी की कब्जे में नहीं है, चीन की कब्जे में नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। और हम आपसे जानना चाहेंगे ओवैसी साहब, तो जो आप कह रहे हैं हमें प्रेम नहीं है, हमें प्रेम नहीं है। हमारे सारे सांसद, मुख्यमंत्री जहां जहां और हमारे नेता सब जाकर के उनके परिवारों से मिले, सांत्वना दिए हैं। उनके बलिदान के खिलाफ भारत क्या करेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। आपने क्या किया बताइए? आप आतंकियों का मनोबल बढ़ाते हैं। आप याकूब मेमन जैसा आतंकी के लिए जुलूस निकालते हैं। आपने क्या किया? आप इतने राष्ट्रभक्त हैं तो इनके लिए आपने क्या किया कहिए? भारत के सेना के मनोबल को घटाने के बजाय आपने क्या किया है? मैं आपके एक ट्वीट देख रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक्स को आपने एक जुमला करार दिया। क्या ये सही है? ऐसा कहना ठीक है? झूठ। सुनो तुम, मैं एक सेकंड पे मैं देखकर बता रहा हूं, आप झूठे को बताइए। अरे मैंने क्या किया सुनो आप, मैंने क्या किया सुनो आप। मैं याद दिला रहा हूं कि आप इन 20 जवानों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। मैं देश को बता रहा हूं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरता है, कि चीन ने उनको मारा ये कहने से डरता है। यही काम मैं कर रहा हूं। मैं ये काम कर रहा हूं कि जो लोग 20 हमारे जवान मारे गए, उनकी शहादत रायगा नहीं जाने देना, क्योंकि आज भी हमारी भारत की जमीन पर चीन बैठा हुआ है। ये हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, ये हम काम बता रहे हैं। अरे ये है सैटेलाइट इमेजेस, झूठ नहीं कहते। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी, अगर जहन में सवालात हैं और आप पूछना चाहते हैं, तो आपको लगता है ये माकूल वक्त है और ये माकूल तरीके हैं पूछने के, सरकार पे सवाल उठाने के? क्या आपको नहीं लगता इस तरीके से हम लोगों की ये एकजुट लड़ाई दुश्मन के खिलाफ कमजोर पड़ती है? आपको लगता है इस तरीके से सवाल उठाना ही अच्छी बात है उस दौरान जबकि हम मुकाबले में हैं? अभी ये चल रही है ये टेंशन। आपको इस बात की तकलीफ नहीं है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन खुशियां मना रहा है? क्या चीन असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट पर खुशियां मना रहा है? एंकर साहब, आप मोदी को बचाने की कोशिश कर लीजिए, मगर चीन खुशियां मना रहा है। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर मिठाइयां बांट रहा है। और प्रधानमंत्री के साथ तो MEA साथ नहीं दे रहा है, उनका राजनाथ सिंह उनका साथ नहीं दे रहा है। मेरा किसी को बचाने का, किसी को घेरने का कोई इरादा नहीं है।
मैंने जीवीएल नरसिम्हा राव से भी वो सवाल पूछे जो उनको असहज कर सकते थे, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि एक बात आप कहते हैं कि मोदी के साथ ना मैं कभी था ना रहूंगा इंशाअल्लाह। आपको लगता है कि ये एक पूर्वाग्रह है, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है जो आपने दिमाग में बिठा लिया कि कोई आदमी कितना भी अच्छा काम करे मैं तो उसके साथ जाऊंगा ही नहीं? क्या आपने ये बिठा लिया है? आप इस बात के लिए भी तैयार नहीं है किसी आदमी में अगर कोई एक नोशन है वो बदल भी सकता है, कोई अच्छा काम भी कर सकता है, आपने ये बिठा लिया मैं तो जाऊंगा ही नहीं। दूसरे, अगर वो सवाल जो आपसे पूछे जाने चाहिए आपसे पूछे जाते हैं तो क्या आपकी तरफ वो आपको लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश के तहत पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री के बयान पर ये नहीं दिखा रहे कि चीन ने नहीं कहा कि हमको खुशी है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मौक़िफ़ को, हमारे पोजीशन को मान लिया, क्या प्रधानमंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट देकर, कितने हमारे रिटायर्ड जर्नल्स हैं, श्याम सरन है जो आज तकलीफ में है, क्या प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देकर ऑक्साइड चीन को तो भूल चुके हैं वो? अरे जब आप गालवान वैली को नहीं बचा पा रहे हैं, अरे सर आज भी मैं कह रहा हूं सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं बोलते। क्या PPP 14 पर चीन का कब्जा है या भारत का कब्जा है? क्या फिंगर 4 से 8 तक हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर सकती? क्या हॉट स्प्रिंग्स में चीन नहीं है? क्या नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर अंदर चीन नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर यह बातचीत क्यों हो रही है? इतनी ज्यादा तादाद में हमारी फौज वहां पर क्यों है? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, देखिए ये बात आपने बार बार कही, असद बेशक उसको अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जो इसमें हमको स्थिति दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो बफर जोन है LAC के दोनों तरफ, जहां पर बिल्डअप नहीं होना चाहिए था या जहां पर LAC अभी उतने बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं है, और पहले के समझौतों में ये कहा गया है कि दोनों ही तरफ से वहां पर सेनाएं आमने सामने नहीं आएंगी, क्या इस बात को लेकर कोई समझ बनाने की कोशिश चल रही है क्या? तो अगर यहां पर हम समझ रहे हैं कि मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल यहां पर बैठकर बात कर लेंगे, तो इससे पहले जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में सहमति बनी है वो 1993 हो, 1996 हो, 2003 हो, 2005, 12 और 13 हो, क्या आपको लगता है कि यहां कोई समझ बन जाएगी अब? सुन लीजिए दिनेश जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, तो बहुत मुझे जनाब ओवैसी क्यों राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, और लंबे समय के बाद मैं ऐसा देख रहा हूं, कोई नया फिर एक बार अलायंस नहीं कर रहे हैं क्या कांग्रेस से? क्योंकि ये जब यूपीए को समर्थन कर रहे थे जनाब ओवैसी, 2000 यूपीए एक सरकार को इनकी समर्थन प्राप्त था, ओके, तो ये 2009 तक जो सरकार थी उस समय कांग्रेस जाकर के 2008 में एक समझौता किया था CPC से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। क्या उस MOU का भी ये समर्थक रहे हैं? क्या इनकी जानकारी हुई थी? क्योंकि कांग्रेस क्यों चाइना का पक्ष ले रहा है, देश को समझ आ रही है। कांग्रेस की अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। कांग्रेस डोकलाम की क्राइसिस पर भी राहुल गांधी चुप कर चाइनीज एम्बेसडर से मिलने गए थे। और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, लोग समझते हैं ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी मजबूरी रहती है सांप्रदायिक राजनीति करने की, वो पाकिस्तान के विषय में समझ आती है, बट लेकिन चाइना के विषय में भी क्यों आप चीन की भाषा आप बोल रहे हैं? आपका भाई कहीं बयान मैंने ऐसा नहीं देखा है जो आप चाइना के खिलाफ बहुत कठोरता से कह रहे होंगे। आपकी सारी कठोरता भारत की सेना, भारत की सरकार। सर आखिरी कुछ लम्हे बचे हैं, मुश्किल से 20-30 सेकंड जल्दी से जवाब ले लेते हैं। असद, देखिए चीन के मामले में भी बीजेपी कहती है कि ओवैसी कम्युनिज्म कर रहा है। चलिए मुबारक हो, आपने चीनियों को आपने मुसलमान बना दिया। अब इस तरह की अगर वाहियात गुफ्तगू ये लोग करते हैं और देश की जमीन की हिफाजत नहीं करते, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं इसका बदला लूंगा, और बदला ये होगा कि हमारी जमीन से चीन को खाली करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैंने गलती की, उनसे ये कह करके तुम गोली मत चलाओ। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और देश ने आप दोनों को ही सुना। देश देख भी रहा है कि इस समय कहां पर कौन क्या कर रहा है, हमारे देश के जवान क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, और कौन जिम्मेदारी निभा रहा है और कहां गैर जिम्मेदारी है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वक्त आने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन हमको कम से कम इस वक्त एक होने की तस्वीर पेश करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आपसे अड़ी में विदा लें, एक बहुत अहम खबर आपको बता देता हूं
ये बहुत अहम खबर है भारत और चीन के मुतालिक। गलवान झड़प पर चीन का बड़ा कबूलनामा। हमारा कमांडिंग ऑफिसर मारा गया, चीन ने ये कहा, और हमने ये पहले कहा भी था कि उनका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है, लेकिन चीन ने पहले इस बात को कबूला नहीं था। आप जानते हैं वहां ग्लोबल टाइम्स जो सरकार के माउथपीस की तरह काम करता है, उसने पहले इस बात को लेकर कुछ नहीं कबूला था। 5वें पन्ने में एक कॉलम की खबर उसने छापी थी जिसमें यह कहा था कि झड़प हुई है, लेकिन कैजुअलिटीज के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। उनके यहां एक ऑफिसर ने इसको लेकर ट्वीट किया और यह कहा कि 43 कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन बाद में कहा कि हमने हिंदुस्तान का पक्ष रखा था, लेकिन हमने अभी इस बारे में कोई बात अपनी तरफ से नहीं की है। लेकिन आखिरकार सच्चाई बहुत दिनों तक नहीं छिपती और आखिरकार उसे मानना पड़ा कि कमांडिंग ऑफिसर उसका मारा गया है। आज अड़ी में इतना ही। अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।